आज की क्लास में सभी का स्वागत है। पूर्व की क्लास में हम लोग रोमांसवाद पढ़ रहे थे और उससे संबंधित कलाकारों को। तो उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसिस्टिक गोया को पढ़ेंगे। इनका जन्म हुआ था 1746 में। इनका जन्म हुआ था 1746 में और 1828 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसको बंद कर दीजिए। 30 मार्च 1746 ईस्वी में स्पेन के 30 मार्च 1746 में 30 मार्च 1746 में स्पेन के आरगाना में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? आरगाना में इनका जन्म हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो इनका आरगाना में जन्म हुआ था। फ्रांसिस्को गोया जो है, ये जो है अगर देखा जाए तो हम इनको पूर्णतया राकोको शैली का भी मान सकते हैं, या फिर हम इनसे कह सकते हैं कि ये इनकी जो प्रसिद्धि थी स्पेन में, तो वो एक रोमांसवादी चित्रकार के रूप में हुई थी। इनका जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था। निर्धन किसान परिवार में हुआ था। जिस कारण इन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। गोया जो है देखा जाए तो कैसे कवि चित्रकार थे? तो गोया रोमांसवादी कलाकार के रूप में प्रसिद्ध थे। यानी इनकी प्रसिद्धि पूर्ण रूप से रोमांसवादी कवियों या चित्रकारों के रूप में थी। ये चित्रकार के साथ साथ छापा चित्रकार भी थे। चित्रकार के साथ साथ छापा चित्रकार भी थे। छाता चित्रकार के रूप में भी जाने जाते थे, ऐसा लिख लीजिए। गोया का किसान परिवार में जन्म होने के कारण गोया का जीवन जो था किसान परिवार में जन्म होने के कारण गोया का जीवन या गोया का समय ज्यादातर खेतों में व्यतीत होता था। यानी ज्यादातर ये अपने ग्रामीण जीवन के कारण जुड़े होने के कारण सारा परिश्रम इनका जो है खेतों से ही जुड़ा रहा। इसी समय यानी इसी कारण से जहां इनका समय व्यतीत हुआ, इसी वजह से गोया की एक रुचि थी, जिसे कहेंगे कि जली हुई लकड़ियों से पत्थर व चट्टानों में रेखाचित्र खींचा करते थे। इसी कारण गोया जली हुई लकड़ियों से या जली हुई लकड़ी से चट्टानों व दीवारों पर रेखा खींचा करते थे। हालांकि ग्रामीण जीवन और आर्थिक परिस्थिति के कारण गोया को बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा। कई बार जीवन में उनकी उथल पुथल आई और कार्य करने में, कार्य पाने में, और राजाओं का जो समय था उसके ऊपर नीचे होने के कारण गोया को बहुत संघर्ष भरा जीवन व्यतीत करना किया। गोया की जब ये कुशलता, यानी जो ग्रामीण लोगों ने इस कुशलता गोया की देखी कि ये रेखा चित्र यानी अपने मन से रेखाओं में बड़े कुशल थे और रेखा चित्र बहुत अच्छा बनाते थे, तो इस कुशलता को देखते ही इस कुशलता के कारण गांव के लोगों ने या गांव के
लोगों ने देखकर गोया को गिरजाघर की वेदी पर गोया को गिरजाघर की वेदी पर लटकाने के पटचित्र को चित्रित करने का काम दे दिया। लटकाने को चित्रित करने का कार्य दे दिया। यानी उनकी इस कुशलता को उन्होंने देखा ग्रामीण लोगों ने, और उनको लगा कि हाँ गोया चित्रकारी में या रेखा चित्र खींचने में बड़े सिद्धहस्त हैं, तो उन्होंने गिरजाघर की वेदी पर लटकाने वाले चित्र को चित्रित करने का कार्य इन्हें सौंप दिया। इसके बाद इनका विवाह होता है गोया का, और विवाह के बाद ज्यादातर इन्होंने किस क्षेत्र में कार्य किया उसकी बात करेंगे। विवाह के पश्चात ठीक है, गोया ने दीवारों पर्दों पर अप्सराओं व देवताओं की जगह ठीक है, देवताओं की जगह और उन्होंने समकालीन स्पेन के लोगों के व्यक्ति चित्र बनाना आरंभ किया। क्योंकि एक कलाकार की जीविका उसका सबसे बड़ा कारण होती है कार्य को करने के लिए। विवाह के बाद इन्होंने कुछ इन क्षेत्रों में कार्य करके अपनी जीविका का साधन इसे बनाया। जब प्रारंभ कर दिया तो समाज की प्रसिद्ध ठीक है, समाज की प्रसिद्ध महिलाएं गोया से व्यक्ति चित्र बनवाने लगी। प्रसिद्ध महिलाएं गोया से व्यक्ति चित्र बनवाने लगी। ठीक है, व्यक्ति चित्र बनवाने लगी और प्रतिष्ठा व मान आत्मसम्मान की बात मानती थी। यानी उनसे चित्र बनवाने लगी। इस बात को या इस कार्य को वो प्रतिष्ठा व मान सम्मान की बात मानती थी। यानी गोया के द्वारा जो चित्र व्यक्ति चित्र या उनके चित्र बनाए जाते थे, तो वहां की महिलाओं को उनको लगता था कि ये हमारी प्रतिष्ठा का कार्य है। गोया ने बनाए आल्बा की बेगम के 2 व्यक्ति थे। इसी समय गोया ने आल्बा की बेगम के 2 चित्र बनाए। आल्बा की बेगम के 2 व्यक्ति चित्र बनाए। ठीक है, यानी इन्होंने 2 व्यक्ति चित्रों को इसी समय जब ये कार्य कर रहे थे और जब इनकी प्रतिष्ठा का या मान सम्मान की बात थी चित्र बनाना, तो उसी समय इन्होंने आल्बा की बेगम के 2 व्यक्ति चित्र बनाए थे, सावस्त्र व
विवस्त्र, सावस्त्र व विवस्त्र नाम से इन्होंने ये दो व्यक्ति चित्र बनाए, जो कि इतिहास में अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। यानी ये अत्यधिक प्रसिद्ध चित्र हैं इनके, ठीक है, अत्यधिक प्रसिद्ध चित्र माने गए। इसके बाद 1797 में और 18 ईस्वी के मध्य में, 1797 से 1800 ईस्वी के मध्य में गोया ने कैनवास पर तैल माध्यम से, गोया ने कैनवास पर तैल माध्यम से प्रसिद्ध चित्र निर्वस्त्र माझा बनाया, प्रसिद्ध चित्र निर्वस्त्र मांझा बनाया। ये इनका बहुत प्रसिद्ध चित्र है, निर्वस्त्र मांझा। ये कैनवास पर तैल माध्यम से बना था और वर्तमान में ये मैड्रिड स्पेन में सुरक्षित है। कहाँ? मैड्रिड स्पेन में सुरक्षित है। तो जब इन्होंने दो व्यक्ति चित्र बनाए थे, किसके बनाए? आल्बा की बेगम के दो चित्र बनाए थे। सावस्त्र विवस्त्र किसका व्यक्ति चित्र बनाने वाले कौन है? तो गोया है। और फिर इनका निर्वस्त्र मांझा का चित्र भी इन्होंने बनाया था। इसके बाद 1818 में देखेंगे आगे, 1818 ईस्वी में, 1808 ईस्वी में, सॉरी 1808 ईस्वी में नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन के नेतृत्व में, ठीक है, यानी इनके राज समय में नेतृत्व में फ्रांस ने स्पेन पर आक्रमण किया। नेतृत्व में फ्रांस ने स्पेन पर आक्रमण किया, ठीक है, फ्रांस में स्पेन पर आक्रमण किया और निर्घृणता से निष्पाप लोगों की हत्या की, और निर्घृणता से, ठीक है, निर्घृणता से निष्पाप लोगों की हत्या की, से निष्पाप लोगों की हत्या की, ठीक है। यानी ये ऐसी स्थिति थी कि जब वहां पे युद्ध हुआ और स्पेन पर आक्रमण किया गया, तो जो निर्घृणता से निष्पाप लोग थे उनकी बेवजह हत्या हुई। उससे प्रेरित होकर, यानी इससे प्रेरित होकर गोया ने एक्वा टिंट चित्र बनाया। किसमें बनाया? एक्वा टिंट माध्यम से, ठीक है, एक्वा टिंट में चित्र बनाया। चित्र क्या था? तो चित्र था इनका युद्ध की विभीषिका। किस नाम से बनाया था? युद्ध की विभीषिका, ठीक है, किस नाम से बनाया? युद्ध की विभीषिका के नाम से इन्होंने यह चित्र बनाया। युद्ध की विभीषिका, पूछे किसका चित्र है? तो ये गोया का है। और ये निष्पाप लोगों की हत्या का जो है एक प्रत्यक्ष इन्होंने चित्र बनाया, और इसे भी कहते हैं डिजास्टर ऑफ वार, है ना। इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिजास्टर ऑफ वार। इसके बाद एक्वा टिंट पद्धति में इन्होंने अन्य चित्र बनाए। एक्वा टिंट पद्धति में अन्य चित्र बनाए, मतलब और भी इन्होंने चित्र बनाए थे।
वो चित्र क्या है, तो वो इनका चित्र है चांचल्य नाम से चित्र मालिका बनाई थी। किस नाम से? चांचल्य, चांचल्य नाम से चित्र मालिका बनाई। ठीक है, चित्र मालिका बनाई। किस नाम से बनाई थी? तो चांचल्य नाम से चित्र मालिका बनाने वाले कौन थे? तो वो आपके फ्रांस या यूरोपियन कलाकार फ्रांसिस्को गोया थे। इसमें इन्होंने मनुष्य की इंद्रियता, अहंकारता, मूर्खता का उपहास किया है। ठीक है, इसमें क्या किया है? तो मनुष्य की इंद्रियता, अहंकारिता, ठीक है, इंद्रियता, अहंकारिता व मूर्खता का उपहास किया है, व मूर्खता का उपहास किया है। ठीक है, तो इनका एक अन्य इक्वाटेंट में जो पद्धति में बना चित्र है वो क्या है? चांचल्य नाम से चित्र मालिका बनाई। पूछ ले किस माध्यम में? इक्वाटेंट माध्यम में है। और किसका चित्र है? तो गोया का यह प्रसिद्ध चित्र है। इसके बाद इनके कुछ प्रसिद्ध चित्रों की बात करेंगे। प्रसिद्ध चित्र जो और भी इन्होंने बनाए हैं, तो इनके प्रसिद्ध चित्रों में है युद्ध की विभीषिका, ये मैंने बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है पुत्र भक्षक। क्या है? पुत्र भक्षक। इसके बाद नेक्स्ट इनका चित्र है शनि। शनि, इधर नेक्स्ट लिखे दे रहे हैं। नेक्स्ट है इनका द स्लीप ऑफ रीजन। द स्लीप, हाँ, द स्लीप ऑफ रीजन। द स्लीप ऑफ रीजन। ठीक है, द स्लीप ऑफ रीजन प्रोड्यूसेस मोनस्टियर। प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसेस लिख लीजिए, प्रोड्यूसेस। ठीक है, प्रोड्यूसेस मोनस्टियर, मोनस्टियर, ये भी इनका चित्र है द स्लीप ऑफ रीजन। ठीक है, फिर है जादूगरनियों का व्रत दिन। जादूगरनियों का, मिला के लिख लीजिए, जादूगरनियों का व्रत दिन या व्रत का दिन, ऐसे भी आ सकता है। तो ये थे आपके फ्रांसिस्को गोया, जो कि किस रूप में जाने गए? रोमांसवादी कलाकार के रूप में जाने गए। फ्रांस में आर्गाना में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने एक्वाटिन पद्धति में भी काम किया, इसलिए इन्हें चित्रकार के साथ साथ हम लोग प्रिंट मेकर भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आर्टिस्ट पढ़ेंगे रोमांसवाद में ही। नेक्स्ट आर्टिस्ट हैं आपके एल ग्रेको। हालांकि इनको कम पूछा जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से नेट वाले बच्चों का भी फायदा होगा और जो पीजीटी भी कर रहा है। नेक्स्ट है आपके एल ग्रेको। कौन है? एल ग्रेको। ठीक, इनका जन्म हुआ था 1545 में। 1545 में इनका जन्म हुआ और 1614 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, कब हुई? 1614 में इनकी मृत्यु हो गई। एल ग्रेको का जो संपूर्ण नाम है, यानी इनका पूरा नाम, संपूर्ण नाम, तो इन्हें हम पूरे नाम से जानते थे डोमेनिकोस, डोमेनिकोस। ठीक है, किस नाम से? डोमेनिकोस थियो थियो थियोटो थियोटो को थियोटोको पोलिस, थियोटोको पोलिस।
ठीक है, किस नाम से जानते थे? थियोक्टोपोलिस था। लेकिन इनकी जो प्रसिद्धि थी, लेकिन इनकी प्रसिद्धि एल गेक्रो के नाम से थी। किसके? एल गेक्रो के नाम से थी। ठीक, किस नाम से ये जाने गए? एल गेक्रो के नाम से ही जाने गए। विद्यार्थी अवस्था में इन्होंने बेजेंटाइन प्रतिमा चित्रण का अध्ययन किया। इनकी विशेषता क्या थी कि विद्यार्थी अवस्था में इन्होंने बीजेंटाइन बीजेंटाइन, ठीक है, बीजेंटाइन या बेजेंटाइन दोनों भी लिख सकते हो, बीजेंटाइन कर लीजिए। बीजेंटाइन प्रतिमा चित्रण का अध्ययन किया, प्रतिमा चित्रण का अध्ययन किया। ठीक है, किसका किया? तो विद्यार्थी अवस्था में उन्होंने बीजेंटाइन प्रतिमा का अध्ययन किया। ठीक है, बाद में यानी कुछ समय बाद में वेनिस, ठीक है, वेनिस जगह है, वेनिस जाकर चित्रशालाओं में पुनर्जागरणकालीन व्यक्ति चित्रण व रंगन पद्धतियों का अध्ययन किया। चित्रण व रंगांकन पद्धति का अध्ययन किया। ठीक है, यानी शुरू में इन्होंने बीजेंटाइन की शिक्षा ली, फिर पुनर्जागरण कालीन यानी व्यक्ति चित्रण और रंगांकन पद्धति का भी इन्होंने वेनिस जाकर अध्ययन किया। स्पेन में बनाया गया इनका अत्यधिक प्रसिद्ध चित्र था, उसकी बात करेंगे। स्पेन में उसी दौरान स्पेन में बनाया गया अत्यधिक प्रसिद्ध चित्र था। चित्र क्या था? मेरी का पुनर्ग्रहण। चित्र का नाम है मेरी का पुनर्ग्रहण। इस नाम से इन्होंने ये चित्र बनाया जो कि अत्यधिक प्रसिद्ध था। और ये पुनर्जागरण कालीन ये चित्र पुनर्जागरण कालीन चित्रकला को प्रभावित किया। ठीक है, प्रभावित किया, यानी इनके इस चित्र ने पुनर्जागरण कालीन जो चित्रकला थी उसको प्रभावित किया था। और समथिंग इसका समय था, इन्होंने 1577 में इसको बनाया था। यानी कब था? 1577 में इन्होंने ये चित्र बनाया था। तो इनका पूरा नाम था डेमेनोकस थियोटोकोपोलिस, लेकिन इनकी प्रसिद्धि थी किस नाम से थी? एल गेक्रो नाम से थी। इन्होंने बेजेंटाइन प्रतिमा का भी अध्ययन किया और पुनर्जागरण कालीन चित्रण और व्यक्ति की और रंगांकन पद्धति का अध्ययन किया। और स्पेन में इन्होंने मेरी का पुनर्ग्रहण इस नाम से चित्र बनाया जो कि पुनर्जागरण कालीन चित्रकला को प्रभावित करता रहा। चलिए आगे देखते हैं, इनकी कुछ कलाओं में परिवर्तन आएगा। कुछ समय बाद जो है एल गेक्रो ने अपनी शैली में परिवर्तन किया और परिवर्तन करने के कारण चित्रण में भी इनके परिवर्तन आया। तो एल गेक्रो की जब शैली परिवर्तन हुआ, यानी शैली परिवर्तन के कारण या परिवर्तन होने के कारण 1588 में इन्होंने एक चित्र बनाया। 1588 में इन्होंने चित्र बनाया। चित्र क्या था? इनका चित्र था ओगार्ज के सरदार का दफन। बहुत पूछा जाता है, ओगार्ज
के सरदार का दफन। ये किसका चित्र है? तो ये एल्गेक्रो का है। 1588 में बनाया था और बहुत विशाल बना था। तो इसकी नाप है 16 गुणे 22। इस पैनल में इन्होंने बड़े आकार में एल्गेक्रो ने बनाया। और ये बेजेंटाइन व बेजेंटाइन व तिनतेस्तो शैली के मिश्रण में बना है। शैली मिश्रण से या मिश्रण शैली में बना है। इसके बाद इनके चित्र अक्सर मानव कृतियों से भरे होते थे। माना जाता था कि एल्गेक्रो के जो चित्र हैं, इनके चित्र मानव आकृतियों से भरे होते थे। यानी इनके चित्रों में मानव आकृतियां बहुत ज्यादा पाई जाती थी, यानी सबसे ज्यादा इन उसमें भर देते। लेकिन इनका एक चित्र है जो अपवाद है। इनका एक चित्र इसका अपवाद है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने एक चित्र बनाया था मंदिर का शुद्धिकरण। किस नाम से? मंदिर का शुद्धिकरण, जिसमें इन्होंने प्रकृति का बहुत अच्छा सुंदर चित्रण किया है, बादलों का, पक्षियों का, पेड़ का, पौधों का। तो इससे माना जाता है कि एल्गेक्रो ने इसमें मानव आकृतियों का समावेश नहीं किया। एल्गेक्रो जो है प्रकृति चित्रण के इतिहास में श्रेष्ठ माने गए। एल्गेक्रो प्रकृति चित्रण के इतिहास में श्रेष्ठ माने गए। ठीक है, यानी इसमें ये बहुत सिद्ध थे, ऐसा कहा गया। और इसका उदाहरण, यानी अगर ऐसा कहें प्रकृति चित्रण देखना है तो इनका एक चित्र था, प्रकृति चित्रण का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है जिसे कहते हैं, वो था टोलेडो। क्या है? टोलेडो का दृश्य। ये भी इनका क्या है? प्रकृति चित्रण में बना हुआ चित्र है, टोलेडो का दृश्य। अब आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यथार्थवाद, क्योंकि जब आपके एल्गेक्रो और गोया आते हैं तो कहीं कहीं इन्होंने यथार्थता को लेकर भी चित्रण किया है, जिससे कि आगे आने वाला वाद जो शुरू होगा, रोमांसवाद, जो धीरे धीरे अपनी समाप्ति की ओर चला, उसके बाद जिस वाद का जन्म होता है वो होगा आपका यथार्थवाद। बीच में हम लोग आपके बारबीजा चित्रकार को भी पढ़ेंगे और आपके जो है सबसे अच्छे दृश्य चित्रकार को भी पढ़ेंगे। चलिए, तो यथार्थवाद को पढ़ने के लिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। जो लोग क्लास को देखते हैं वो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करते हैं।